गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फायर रिस्पांस और मॉक ड्रिल के बारे में पढ़ाई करेंगे। और ये देखेंगे कि मॉक ड्रिल होता क्या है बेसिकली। मॉक ड्रिल का मतलब क्या है। मॉक ड्रिल एक प्रकार का इमेजिनरी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से हम अपने वर्कर को बताने की कोशिश करते हैं कि सडन या अचानक फायर, अर्थक्वेक या किसी तरह का इमरजेंसी आने पर आदि खतरों से खुद को कैसे बचाएं और दूसरों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी जगह पर मॉक ड्रिल करवाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है या जानने की किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और एम्प्लॉय का अचानक कोई बड़ा दुर्घटना या घटना घटने पर उससे कैसे वो अपना बचाव कर सकता है। और इससे पता चलता है कि हमारे पास यानी कंपनी के पास में इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसके पास क्या क्या सिस्टम या क्या क्या इक्विपमेंट हैं। मॉक ड्रिल बेसिकली तीन तरह का होता है। एक स्टैंडर्ड फायर ड्रिल होता है जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं फायर ड्रिल के बारे में। एक कम्युनिकेशन ड्रिल होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ाई करेंगे। और फर्स्ट एड ड्रिल होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड फायर ड्रिल के बारे में ही पढ़ाई करेंगे। मॉक ड्रिल का लाभ क्या है? तो जैसा मैंने अभी कहा था, मॉक ड्रिल करवाने का फायदा यह है कि इससे वर्कर और एम्प्लॉय के बीच सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर सतर्कता बनी होती है और वर्कर बिना किसी दुर्घटना के चिंता के कंपनी में अच्छे से काम कर पाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम मॉक ड्रिल बार बार करते हैं तो वर्कर को भी लगता है कि हाँ, हमारे पास अगर कोई इमरजेंसी हो जाएगा, हमारे प्लांट में अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हमारा मैनेजमेंट इस प्रति सीरियस है और हमें जान से वो बचा देगा, क्योंकि वो मॉक ड्रिल में हर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, देखता है, समझता है और ये भी देखता है कि उसके साथ क्या क्या इक्विपमेंट हैं। मॉक ड्रिल कराने का एक फायदा यह है कि यह करवाने के बाद यह भी पता चल जाता है कि इमरजेंसी केस में आपके पास एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिज इत्यादि जैसे इक्विपमेंट समय पे मौजूद हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर हमने मॉक ड्रिल किया है तो आपको पता चल जाता है कि हमारे पास एम्बुलेंस वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, रेस्क्यू टीम तैयार रहता है कि नहीं रहता है। क्योंकि इंसिडेंट जब होती है तो वो अचानक होता है। अगर उस हड़बड़ी में आपका एम्बुलेंस पता चला काम नहीं कर रहा, टायर पंचर है या स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, या रेस्क्यू टीम छुट्टी पर है, वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, या आपके फायर ब्रिगेड का या फायर इक्विपमेंट को भी काम नहीं कर रहे, तो आपको कोई बचा नहीं सकता क्योंकि दुर्घटना हो चुकी है। तो वहां पे नुकसान हो जाएगा। तो मॉक ड्रिल से हमेशा यह फायदा होता है कि हम हर इक्विपमेंट का टाइम टू टाइम जांच परख करते रहते हैं। मॉकड्रिल कराने से वर्कर और एम्प्लॉय में अच्छे ट्रेंड बन जाते हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक तालमेल का बढ़ावा मिलता है। उसको वर्कर भी समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है। और इसके बीच एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वर्कर का वो बढ़ जाता है। मॉक ड्रिल के विषय वस्तु क्या है? आग से सुरक्षित भवन का अभिप्राय मतलब क्या होता है? आग से सुरक्षित भवन का अभिप्राय मतलब कि वो कितना फायर प्रूफ है, या वहां पर आग नहीं लगे, या वहां पर हमारे जो इक्विपमेंट है या सेफ्टी इक्विपमेंट है वो कितने इफेक्टिव है। आग बुझाने के तरीके क्या 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 हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। आग बुझाने का दल का काम क्या है, वो क्या काम कर सकता है, वो क्या काम करना चाहिए। और घायलों को अस्पताल के पूर्व हम लोग इसमें बर्निंग केसेस देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि बर्निंग केसेस क्या होते हैं। तो घायल को अस्पताल ले जाने से पूर्व फर्स्ट एड का जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ाई करेंगे। और मॉक ड्रिल कैसे करें उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा था कि मॉक ड्रिल का फायदा क्या है। तो बेसिकली क्या है, वो तालमेल बनाता है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में और साथ में इक्विपमेंट के बीच में। मॉक ड्रिल का संचालन कैसे करें?
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। मॉक ड्रिल करने से पहले क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करें तो वो भी मॉक ड्रिल करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जो कंपनी द्वारा अप्रूव्ड होता है और फैक्ट्री डायरेक्टर के द्वारा भी अप्रूव होता है। उसमें उस एसओपी में जैसा डायरेक्शन लिखा रहता है, जैसा गाइडलाइन दिया जाता है, हमको उसी हिसाब से मॉक ड्रिल करना चाहिए। हर एक कंपनी में अपना एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान होता है, एक इमरजेंसी प्लान होता है। उस प्लान को हमको समझना पड़ेगा। तो हम लोग ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली मॉक ड्रिल में जब हम लोग करते हैं तो मॉक ड्रिल के पहले एसओपी जब बनता है तो उसमें हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या करेगा, किसका काम क्या रहेगा, कौन सा इंसिडेंट कंट्रोलर होगा, कौन इंसिडेंट रिपोर्टर होगा, कौन जाकर मीडिया से या तालमेल करेगा ऑर्गेनाइजेशन से, या अलग डिफरेंट पार्टी से अगर हमें फायर टेंडर बुलाना पड़ेगा तो उस सब का हमारा पास एक लिखित रूप से डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये जो मॉक ड्रिल का संचालन करने से पहले हमारे पास वो एसओपी होनी चाहिए, और एसओपी जो है वो लोगों को कम्युनिकेट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी प्लांट के में जो भी वर्कर हैं या जो भी इम्प्लॉय है, उन सबको उस एसओपी का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए कंपनी टाइम टू टाइम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, और वहां पर आपको एसओपी के बारे में, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान के बारे में जानकारी देते रहती है। तो मॉक ड्रिल के जब खत्म होता है तो हमें क्या मिलता है, तो हमें इमरजेंसी सिस्टम के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसमें क्या होता है, एक परफॉर्मा होता है। उस परफॉर्मा में हम हर टाइम को नोट करते हैं, हम इंसिडेंट को नोट करते रहते हैं कि इमरजेंसी कब हुआ, कब इमरजेंसी कंट्रोल रूम में फोन किया गया, इमरजेंसी कंट्रोल में रेस्क्यू टीम को कितना देर में वहां पर रिस्पॉन्स मिला, इफ रिक्वायरमेंट हुई तो एम्बुलेंस या फर्स्ट एड की सर्विस वहां कितने देर में पहुंची। ये सारे इंसिडेंट का एक रिपोर्ट तैयार होता है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। उस रिपोर्ट में वो एनालिसिस किया जाता है, और उसमें देखा जाता है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना है। एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते ये रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है जब वो इमरजेंसी के टाइम पर एक सेफ्टी रिपोर्ट तैयार करता है, और उस रिपोर्ट को, वो रिपोर्ट लीगल होती है। ध्यान दीजिएगा, वो रिपोर्ट लीगल होती है, और वो रिपोर्ट को फैक्ट्री डायरेक्टर के पास सबमिट करना पड़ता है। आपका कितना आपने कौन सा टॉपिक में मॉक ड्रिल किया, उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, वो रिपोर्ट क्या थी, ये बाकायदा फैक्ट्री डायरेक्टर को रिपोर्ट की जाती है। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका जो भी ऑब्जर्वेशन हो, जो भी रिजल्ट आया हो, वो हमें सबके साथ शेयर करना पड़ता है, मैनेजमेंट को बताना पड़ता है, अपने एम्प्लॉय को बताना पड़ता है, अपने पार्टिसिपेंट को बताना पड़ता है, अपने स्टेक होल्डर को बताना पड़ता है, तभी जाकर उसको इफेक्टिव माना जाता है। मॉक ड्रिल पर यह जान जान और मॉक ड्रिल में यह भी जान लेते हैं कि साइट पर एक्सीडेंट के पश्चात इंफॉर्मेशन या या इंजीनियर या साइट इंचार्ज दुर्घटना स्थल में पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। यानी जहां पे दुर्घटना हुई है, क्या वो वहां पर जो रेस्क्यू टीम है या जो वहां पे हेल्प करने के लिए हैं, फर्स्ट एडर हैं, वो क्या वहां पहुंच पाते हैं, यहाँ क्या रास्ता में ऑब्स्ट्रकल तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां पे कोई एम्बुलेंस जाने में दिक्कत तो नहीं है। ये सारी बातों की जानकारी वहां पे प्राप्त होती है। ये एक इमेजिनरी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली ये होता नहीं है, वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जब मॉक ड्रिल करते हैं तो ये एक्चुअली मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मॉक ड्रिल जब करते हैं तो एम्प्लॉय को नहीं बताते, लेकिन जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो इमरजेंसी एसओपी के हिसाब से, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान के हिसाब से जो जो स्टेक होल्डर होते हैं, उन सबको ये कम्युनिकेट किया जाता है। और फिर ये चेक किया जाता है कि क्या इंफॉर्मेशन जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो डाउन द लेवल या निचले स्तर तक में गई है या नहीं गई है।
और मॉक ड्रिल का मतलब ही होता है कि आप में, वर्कर में, मैनेजमेंट स्टाफ में एक आत्मविश्वास का बढ़ना। तो अभी हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल कंडक्ट कैसे करते हैं। तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने से पहले सबसे पहले उन वर्कर या एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करेंगे जो इस एक्ट परफॉर्म करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से समझाएंगे, और किसी एम्प्लॉय द्वारा डाउट होने ना दे, ताकि उसका अगला स्टेप से आगे बढ़ेंगे। फिर स्टाफ या वर्कर को रोल प्ले करना है, वहां ले जाएंगे। फिर वर्कर को उस स्थान पे भेजेंगे और उसको रोल प्ले करना होगा, उसको मतलब एक्टिंग करनी होगी। और वो कि आग लगा है, कैसे वो रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा, वो एक तरह से एक्टिंग करता है ड्रामा के द्वारा। अब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और जो कभी कभी बहुत सारी जगह पे ऐसा घटना हुई है कि मॉक ड्रिल करने के समय, एक्टिंग करने के दौरान वर्कर या पार्टिसिपेंट बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है वो मॉक ड्रिल है। तो कभी कभी ऐसे कंडीशन में एक्सीडेंट वास्तव में हो जाता है। वह कोई चीज होती है, उससे वर्कर इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है ये एक तरह का खेल है, मजा लेने लगता है, और वो वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहां पर जो सुपरवाइजर है या जो मॉक ड्रिल कंडक्ट कर रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो किसी प्रकार का इंसिडेंट ना होने दे। वहां पर इंजीनियर या सुपरवाइजर घटनास्थल पहुंचेंगे, घटना की समीक्षा करेंगे, और इमरजेंसी एजेंसी जैसे एम्बुलेंस या फर्स्ट एडर को फोन करेगा। ठीक है। जब एम्बुलेंस और फर्स्ट एडर उपस्थित हो जाएंगे, फर्स्ट एडर इंजर्ड पर्सन को ले जाएगा, फर्स्ट एड करेगा, और विक्टिम को स्ट्रेचर में रखना, डॉक्टर पास कैसे ले जाना, उसको कैसे कैरी करना है, ये सब चीज को वहां पे मॉनिटर किया जाएगा। तो ये जो मॉकड्रिल है, वहां पर हर एक्टिविटी को मॉनिटर करना जरूरी होता है। अब आपके साथ में कुछ चीज शेयर करता हूँ। जैसे देखो, मैं आपको बताने के लिए, ये अंबुजा फैक्ट्री का एसओपी है, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान। मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में होता कैसे है। देखो, ये अंबुजा सीमेंट दादरी प्लांट का है ना, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान है। इसको कितने बार रिवीजन किया गया, कब कब किया गया, हर महीने पे। उसके बाद यहाँ पर वो यूनिट हेड के द्वारा अप्रूव्ड है, मतलब इसमें अप्रूवल मस्ट है। और इसको, जैसे यहाँ पे देखो, मैंने रिव्यू किया था और ये मेरा सिग्नेचर है, मेरा नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इमरजेंसी प्लान बनाया था। अब इमरजेंसी प्लान में हर चीजों का टॉपिक है। जैसे सेक्शन 1 में डिफिनेशन है, डिजास्टर मतलब क्या हुआ, इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ, एक्सीडेंट साइट का मतलब क्या हुआ है, क्रोनिक इफेक्ट क्या है, कंटिजेंसी प्लान क्या है, इवेक्यूएशन क्या है, हजार्ड क्या है, इन जितने टर्मोलॉजी का हम यूज करते हैं, उस टर्मोलॉजी का डिफिनेशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे हजार्ड केमिकल, हजार्डस इंस्टॉलेशन, मॉक ड्रिल, है ना, ऑन साइट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जितने टर्मोलॉजी हमने यूज किया, हर इस टर्मोलॉजी का वहां पर हमें डिस्क्रिप्शन लेना लिखना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम लोग सेफ्टी में पढ़ाई करते हैं ना, तो जो भी टर्मोलॉजी हम यूज करते हैं, उस टर्मोलॉजी को हमें समझना जरूरी है। अब ये देखो, सेक्शन 2 में क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो सारी चीज में एक्सप्लेन किया, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मैंने बताया कि भाई ट्रेनिंग होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, हमें इमरजेंसी इक्विपमेंट का या जो साइट इक्विपमेंट का उसका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये अबाउट द कंपनी है, लोकेशन है, ये पूरी तरह से बुक की तरह ये होता है। इसमें हमने देखो कितने सारे इमरजेंसी सिचुएशन को लिया है कि अगर कैसे इमरजेंसी ऑकर होगा, फूड पॉइजनिंग हो गया, या एक्सप्लोजन हो गया, ब्रस्टिंग हो गया, या फायर हो गया, या कोई कोलैप्स हो गया, इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, स्टॉर्मी आ गया। इस तरह से हमने कम से कम, जो लास्ट टाइम जब हुआ था कोविड, तो 24
आइटम को आइडेंटिफाई किया है जिसको हम लोग इमरजेंसी प्लान में इंक्लूड किए। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे आता है कि उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, उसके बारे में जैसा हमने बताया था उसका हम लोग रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद उस प्लांट में, वर्कशॉप में हम लोग जगह को, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि पूरे प्लांट का, जब एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम हर लोकेशन का, हर साइट पर, हर जगह का हम लोग क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं कि वहां पर क्या क्या रिस्क है और उसका क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो हर बार जो मैंने बताया है, जो सबसे पहला मैंने पढ़ाई जो हम लोगों ने किया था, हजार आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें ये रिस्क असेसमेंट निकालने के बाद, हमें देखो यहाँ पे ये हमारे प्लांट का था, यहाँ पे जहाँ पे लुब्रिकेशन था, वहां पे क्या क्या है, तो वहां पे एसोसिएट रिस्क क्या है, फायर और एक्सप्लोरेशन, है ना। वहां पे एक्शन क्या क्या रिक्वायर चाहिए, हाई स्पीड डीजल, वहां पे फायर था, या गैस सिलेंडर कहाँ रखा हुआ है, इन सब जगह को स्टोर का लोकेशन आइडेंटिफाई किया हुआ है ना। कहाँ कहाँ पर आपको ज्वलनशील पदार्थ हमारे पास रखा हुआ है, इस तरह से हमने दिया। फिर वहां पे हमने हजारस केमिकल क्या क्या हमारे पास में है, कहाँ कहाँ पर हजार है और कहाँ कहाँ हजारस एलिमेंट केमिकल्स रखा हुआ है, उन सब का डिटेल हमारे पास होना चाहिए। देखो यहाँ सारे लिखे हुए हैं, है ना। और हजारस मटेरियल क्या क्या हमारे पास में, पेंट है, गीजर है, लुब्रिकेंट ऑयल है, ये सारे यहाँ लिखे हुए। अब हम आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। अब इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, हम लोग यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो टीम डिसाइड करती है कि कौन साइट मैन कंट्रोलर होगा, कौन इंसिडेंट कंट्रोलर होगा, कौन इमरजेंसी कंट्रोलर होगा, कौन इमरजेंसी सर्विसेज कंट्रोलर होगा, इमरजेंसी सपोर्ट सर्विस में होगा, और कौन अवेंटमेंट कोऑर्डिनेटर होगा। ठीक है। ये जो है इंसिडेंट कंट्रोलर, यहाँ पर सबका जो जॉब है, जो रोल है, वो वेल डिफाइंड होता है। वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। वो सारे वेल डिफाइंड होते हैं कि साइट मेन कंट्रोलर का क्या काम होगा, इंसिडेंट कंट्रोलर कौन होगा, इमरजेंसी कंट्रोलर मतलब इमरजेंसी के टाइम पे वो उस एक्टिविटी में बिजी रहेगा, जैसे सिक्योरिटी पर्सन है वो रेस्क्यू काम करेगा, वो जाएगा। इमरजेंसी सर्विसेज जिसमें आप, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट क्या है, पूरा पावर सप्लाई बंद करेगा, जो इक्विपमेंट है वो बंद करेगा, वो सबकी जो पावर है वो ऑफ करेगा। और इमरजेंसी सपोर्ट सर्विस है ना, जो मेंटेनेंस या मैकेनिकल या इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के मेंबर है, वो सब इसमें एक्टिविटी होंगे। तो यहाँ देखो, आपका इस तरह से हमने बनाया, और यहाँ पर स्पेसिफिक गाइडलाइन है। आप देखो, स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी हमें क्या नहीं करना है या क्या करना है। इन शिफ्ट चेंज ओवर ओनली इमरजेंसी सायरन विल वेल, न्यू मेंबर विल नो ओनली ऑब्जर्व नॉट टेक द पार्ट। मतलब जो अगर ट्रेन नहीं है, जिसने इमरजेंसी में पार्टिसिपेट नहीं किया, या नया आदमी है, वो क्या करेगा, वो किसी भी तरह एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं होगा, और वो सिर्फ ऑब्जर्वर होगा। ऑल फायर फाइटर्स फर्स्ट एडर शैल रिपोर्ट टू इमरजेंसी साइट। जो भी अवेलेबल फायर फाइटर होगा, जो भी फर्स्ट एडर होगा, वो उसी समय उस इमरजेंसी साइट पर, उसको वहां पर पहुंचना जरूरी है। ये मैंडेटरी है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई फर्स्ट एडर है या रेस्क्यू ट्रेंड आदमी है जिसका कंपनी में लिस्ट में नाम है, वो डिनाई नहीं कर सकता है। वो नहीं बोलेगा सर मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आऊंगा। उसको जाना पड़ेगा, ही हैज टू बी देयर अनटिल अनलेस मेन साइट कंट्रोलर उसको अप्रूवल देता है कि ठीक है आप रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं देता है तो यू आर बॉन्ड टू गो देयर। ठीक है। पर्सन फ्रॉम द इमरजेंसी साइट शुड असेंबल टू नियरेस्ट असेंबलिंग पॉइंट। जो भी ऑब्जर्वर हैं उन सबको असेंबलिंग पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा। मैं पड़ेगा वर्ड पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि जैसे इमरजेंसी सायरन बजेगा, आप सबको असेंबलिंग पॉइंट पर जाना अनिवार्य है। ऑल विजिटर अवेलेबल एट इमरजेंसी साइट शुड रश टू असेंबलिंग पॉइंट। हर प्लांट में
जहां पर भी एक्टिविटी हो रही है, जहां पे इमरजेंसी होती है, तो वहां पर एक असेंबलिंग पॉइंट मार्क किया रहता है, वहां पर असेंबलिंग पॉइंट पे जाना पड़ता है। नो पर्सन अदर देन इमरजेंसी टीम, no person other than emergency team, firefighter and first aider from other locations shall report to site until specific instruction is given। मतलब इमरजेंसी साइट पर सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही अलाउ होंगे, और कोई भी आदमी वहां पर नहीं जा सकता है। और जो इमरजेंसी असेंबलिंग पॉइंट होगा, जहां पर लोग समय जमा हो रहे हैं, वहां पर हेड काउंट किया जाएगा, ताकि वहां पे पता चल सके कि कौन सा आदमी वहां पर अवेलेबल नहीं है, ताकि उसको इमिडिएटली खोया जाए। इसमें क्या होता है कि एचआर वाला क्या करता है, दिन का अटेंडेंस में के हिसाब से देखता है कि आज मेरे प्लांट के अंदर में 100 आदमी अंदर गए थे, और असेंबलिंग पॉइंट में या इमरजेंसी टीम में कितने लोगों को पता होता है, फिगर पता होता है। तो मान लो असेंबलिंग पॉइंट में 40 लोग थे, 20 लोग इमरजेंसी में, तो 20 लोग मिसिंग है। तो इमीडिएटली सबसे कांटेक्ट करके, जो वहां पे इमरजेंसी कम्युनिकेशन में जो है, वो इमीडिएटली सबसे कम्युनिकेट करेगा, ठेकेदारों से बात करेगा, मैनेजर से बात करेगा, एचओडी से बात करेगा, कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है कोई कहीं कहीं काम चल रहा हो। तो वो बताएगा कि सर फलाना जगह पे काम चल रहा है, वहां पे सर सायरन का आवाज नहीं किया है, तो वहां पे तुरंत इन्फॉर्म करके रेस्क्यू टीम को वहां भेजा जाएगा, और वो जाकर वहां पे से बच्चों को या जो वर्कर है उनको रेस्क्यू करके वहां से लाए। और इन बिटवीन ह्यूमर्स आर नॉट अलाउड। इमरजेंसी टाइम पर किसी भी तरह र्यूमर फैलाने वाले पर एक्शन लिया जाएगा या लिया जाता है। ये एचआर की तरफ से जब आप ज्वाइनिंग करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपका प्रोटोकॉल में लिखा रहता है। अब एसओपी में हर एक बंदा जो भी इंसिडेंट, जो इमरजेंसी में जिसका नाम है, इमरजेंसी टीम में नाम है, उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, उस सारा डिस्प्ले हर जगह पूरे प्लांट में होता है। जैसे ये हमारे कंपनी में था, तो ये हर जगह पर नाम, मोबाइल नंबर, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन क्या करेगा, ये सारा। 1 मिनट, हाँ मैं भी ज्वाइन करता हूँ। हाँ। नहीं, मैं यूट्यूब चलाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ। सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सबका इमरजेंसी नंबर और उसको जो है कॉन्टैक्ट नंबर को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सबका रोल डिफाइंड है।
एक वर्कर को भी पता होता है कि हमें किसको फोन करना है और किस टॉपिक पे बात करनी है। तो वो सबका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अब देखो, यहाँ पर हमने सबका रोल इंक्लूडिंग यूनिट हेड, यानी जो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट था, उनका भी जॉब प्रोफाइल या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया गया है कि वो क्या क्या काम करेंगे, वो क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उसी तरह इंसिडेंट कंट्रोलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरह इमरजेंसी कंट्रोलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ है कि ये एक एसओपी है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस एसओपी के हिसाब से टाइम टू टाइम हम लोग उसका कम्युनिकेशन भी करते थे, ट्रेनिंग भी करते हैं, और इसके हिसाब से मॉकड्रिल को कंडक्ट करते हैं। और इसमें जो गाइडलाइन लिखा हुआ है, उस बकायदा गाइडलाइन को हम लोग मॉनिटर करते थे। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, जिसकी मैं बात करता मॉक ड्रिल का। अब ये देखो, ये मॉक ड्रिल का एक रिकॉर्ड है कि 5/8/2022 को शाम को 4 बजे एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। जहां पर एक बंदा शिवम गुप्ता जो सीसीआर में काम कर रहा था, वो वहां पर इंसिडेंट हो गया। कहाँ पर? वहां पे एक साइट लोकेशन है वेट फ्लाइयर्स पर। तो वहां पर देखो, एक्शन कंट्रोल रूम ने कितना बजे लिया, कितना टाइम में किया, कितना बजे रिपोर्टिंग हुआ, वो एक एक डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर हम लोग ने एक्सप्लेन किया हुआ, लिखा हुआ है। और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने यहाँ पर रिमार्क दिया। ये सारे काम जो है किसके हैं? सेफ्टी ऑफिसर के हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर जो गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद एक्शन प्लान बनाता है, और वो फिर बताता है कि क्या क्या गैप निकाला। जैसे इसमें नो रेस्क्यू टीम साइट पे नहीं मिला, उसको सपोर्ट नहीं मिला, रेस्क्यू टीम का जो पास था टूल्स नहीं था अवेलेबल। तो ये सारी बातों को हम लोग ने हाईलाइट किया, मीटिंग में डिस्कस किया, सेफ्टी कमेटी मीटिंग में डिस्कस किया। तो ये क्या होता है, इससे इंप्रूवमेंट आता है इसको, क्योंकि ये रिपोर्ट जब मैनेजमेंट के पास जाती है तो मैनेजमेंट देखता है, अरे वाह, हमारे पास ये कमी थी, हमने ये काम नहीं किया, तो वो इमीडिएट एक्शन लेता है। तो इस तरह से मॉक ड्रिल जो कंडक्ट होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करेंगे, उसके बाद जैसे हम लोग अभी कंडक्ट करते हैं मॉक ड्रिल को, तो मॉक ड्रिल जो हम लोग कंडक्ट करेंगे, तो जैसा मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि हम वो सारी एक्टिविटी देखेंगे कि उसमें कम्युनिकेशन में कितना डिले हुआ, इंफॉर्मेशन कैसे गई, सेफ्टी इक्विपमेंट का रिस्पॉन्स टाइम कितना था, फर्स्ट एडर कितना, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या था, फर्स्ट एड कितना जब पहुंचा। ये सारी चीजें जो है मॉक ड्रिल के बाद निकल के आएगी। मैं ऑलरेडी इस पे डिस्कस चुका हूँ। और जैसा कि हम लोग टॉपिक था फायर मॉक ड्रिल क्या होता है, तो फायर से रिलेटेड मॉक ड्रिल का मतलब हुआ आग बुझाने का हमारा तैयारी कैसा है, या आग बुझाने में हम कितने तत्पर हैं, उसके बारे में करने के लिए एक इमेजिनरी, काल्पनिक मॉक ड्रिल, मतलब एक्ट किया जाता है, उसको हम लोग फायर मॉक ड्रिल बोलते हैं। तो मैं जो ये मॉक ड्रिल है, मैंने पहले ही कहा था, ये फैक्ट्री एक्ट के हिसाब के रूल के अंतर आता है। इसमें फायर प्रोटेक्शन रूल 35 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 61, ये जो है बिहार का है। उसी तरह यूपी का 1948 में है, 31 है, 62 है ना। इस तरह से सबका अलग अलग स्टेट का भी अपना गाइडलाइन होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट, एडुकेट वाटर सप्लाई कितना है, प्रेशर कितना है, 10% कितना है। तो ये फायर का ट्रेनिंग तो हम लोग कर लिए थे, तो हमने समझा था कि फायर का जो है 3 एलिमेंट होते हैं, जो अगर उसको रिमूव कर दूं एक एलिमेंट को, तो वहां पर हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ठीक है।
इसका जो फायर को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान है, तीन एलिमेंट, तीन तत्वों में से एक तत्व को भी अगर हम खत्म कर देते हैं तो हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो उसका क्या होता है, स्टार्वेशन, ब्लैंकेटिंग या कूलिंग। या तो कूलिंग कर दीजिए उसको, जैसे पानी डाल दिया या फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके। ब्लैंकेटिंग मतलब उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई को बंद कर दिया। स्टार्वेशन क्या है, मतलब भूखा रख देना, यानी आपका जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको वहां से रिमूव कर देना। तो ये तीन एक्टिविटी से हम क्या करते हैं, फायर को कंट्रोल करते हैं। हमने ये देखा था, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया हुआ है कि ये कितने तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो वाटर, पाउडर, फोम और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये हमारा इक्विपमेंट होता है। और वाटर का यूज हम लोग क्लास ए में करते हैं, फोम का हम लोग ए बी दोनों में करते हैं, ड्राई पाउडर का हम ए बी सी डी में भी मतलब डी और ई में भी कर सकते हैं, लेकिन वो 1000 वोल्ट से कम का होना चाहिए। ई मतलब इलेक्ट्रिकल। CO2 का प्रयोग हम लोग क्लास बी में और क्लास ई में कर सकते हैं सिर्फ। वेट केमिकल का हम लोग प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ ए और एफ में कर सकते हैं। जो किचन में हो वहां पे हम लोग ए और एफ का यूज कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वालिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी QMK, मतलब क्वालिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मेंटेनेंस और नॉलेज। ये तीन इंपॉर्टेंट है। नॉलेज मतलब आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का ट्रेनिंग है या नहीं है, इसके बारे में बात करता है। मेंटेनेंस मतलब अगर वो उसका प्रेशर कम हो गया है, जैसे मैंने कल बताया था कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्रेशर कम हो जाएगा तो वो प्रयोग में नहीं आ सकता है, तो इमिडिएटली उसको हम रिफिल कराना पड़ेगा। और क्वालिटी, फायर एक्सटिंग्विशर क्वालिटी भी डिपेंड करता है कि उसके जो अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो कितना इफेक्टिव है, वो ब्रांडेड है या लोकल है, उस पर भी डिपेंड करता है। आग बुझाने के लिए 5 टीम काम करती है। एक तो फायर फाइटिंग टीम होती है जो फायर से लड़ने का काम करती है। फायर कट ऑफ दल या पिकेटिंग दल बोलते हैं। फायर कट टीम क्या होता है, ये बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। और ये रेस्क्यू टीम, स्लेवेज, बचाव दल, और एक होता है, और चौथा है फर्स्ट एडर टीम। तो ये 4 टीम जो मेंबर जो होते हैं, ये फायर जब भी होगा तो ये 4 टीम एक्टिवेट हो जाता है। फायर फाइटिंग दल, फायर कट ऑफ दल या पिकेटिंग दल, और बचाव दल या रेस्क्यू टीम, और प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एडर या फर्स्ट एड टीम। आग बुझाने के लिए हम लोग होजरील का प्रयोग करते हैं, स्प्रिंकल का यूज करते हैं, या आपको ऑटोमेटिक स्प्रिंकल, जहां पे आजकल तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकल लगा रहता है रूमों में, ऑफिसों में, कि जो जहां पर आग या हिट होता है वो तुरंत में ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। हाँ, ये मैं इसकी बात कर रहा था, फायर कट ऑफ दल, या ये कौन होते हैं, ये लोग जब आग लग जाता है प्लांट में, तो ये कट ऑफ टीम का क्या काम होता है कि पहला तो आपने समझा कि लोग कुछ असेंबलिंग जमा हो गए। कट ऑफ टीम जो होता है ये क्या करता है, ये हर जगह टीम दौड़ती है और वहां पे अलार्म क्रिएट करती है। जैसे सबको आग के बारे में अलार्म करेगा, दौड़ के बताने की कोशिश करेगा, लिफ्ट को बंद कराएगा, लाइट बंद कराएगा, आग लाने वाले या जो सामग्री जो ज्वलनशील पदार्थ उसको दूर करने की कोशिश करेगा, दूसरे नजदीकी कमरों की खिड़की बंद करेगा, कपड़ा भिगाकर दरवाजा खिड़कियों पे जमा करेगा ताकि धुआं या फॉग ना बन सके। ये जो रेस्क्यू टीम होगा उसका काम क्या होगा, घायलों को आग और धुएं से बचा के लाना, अपने नाक पर गमछा रुमाल बांधकर धुएं में प्रवेश करके लोगों को बचाने का काम करना, घायलों को प्राथमिक फर्स्ट एडर के पास पहुंचाना, हॉस्पिटल पहुंचाना, सीढ़ी या रस्सी की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालना, और इवेक्यूएशन यानी निर्धारित रूट पर कर्मचारियों को बाहर निकालना। ये इसके लिए ट्रेंड होते हैं। इनको बिना
ट्रेनिंग के ये लोग नहीं काम कर सकते, तो इनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है। फर्स्ट एडर जो होते हैं वो फर्स्ट एड का ट्रेनिंग, मतलब उपचार करते हैं कि जो भी आग में जल जाता है, जैसे जल जाता है, उनको कैसे तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, उसके बारे में लोग करता है। और यहाँ पर फर्स्ट एडर उनका इलाज करता है। तो अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे। वेलकम अगेन। अब हम लोग इस पार्ट में आग से जो बर्न होता है और हॉस्पिटल ले जाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए या क्या समझना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो बर्निंग के था, वो जैसे थर्ड डिग्री बर्न किया है, फर्स्ट डिग्री बर्न किया है, सेकेंड डिग्री बर्न किया है, इसको हम लोग को समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जैसे शरीर का 40% जलने का परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्या शरीर में आग लगने की स्थिति में पानी डालना चाहिए, क्वेश्चन मन में आता है। बर्न केस में शरीर में आग से घायल होने की स्थिति में अस्पताल से पहले फर्स्ट एडर क्या क्या हो सकता है, शरीर में आग जब लगे तो उसको हम कैसे बुझा सकते हैं। ये हमारा स्किन का बनावट है ना। तो इसका जो स्किन का ऊपर लेयर, अपर लेयर, ये 5 लेयर होते हैं। उनको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। जहां पर फर्स्ट लेयर में आपका सिर्फ स्किन होता है, सेकेंड लेयर में नर्व, सेंसरी नर्व नर्व होता है, आपका तीसरा में आपका मसल या आपके वेनस और ये सब आते हैं। तो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है कि जिसमें सिर्फ स्किन का हल्का सा जलता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट मतलब फर्स्ट बर्न का मतलब फर्स्ट लेयर मतलब स्किन में आग से झुलसना, जिसको हम लोग सुपरफिशियल भी बोलते हैं। सेकेंड बर्न हो गया कि इसमें क्या होता है, आपके 2 लेयर पे आपका बर्न का इफेक्ट होता है, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर, है ना। सेकेंड लेयर जो है वो जब बर्न करता है तो उससे दर्द होता है, रेडनेस बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और ब्लिस्टरिंग होने लगती है। थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है कि इसमें वेजर और नर्वस सिस्टम भी इफेक्टेड हो जाते हैं, और हमारा बहुत सारे पार्ट जो है डैमेज हो जाते हैं। बॉडी के बहुत सारे पार्ट जो है, स्किन के बहुत सारे लेयर जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री बर्न, जैसा फोटो में आप लोग देख रहे हो। ये है थर्ड डिग्री का बर्न। थर्ड डिग्री में क्या होता है, स्किन जनरली ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, पेल हो जाता है, वाइट, बट इट इज कैन बी ब्राउन एंड स्क्रॉचेड, but it may accompanied by loss of sensitivity in the area affected due to a destruction of the nervous system। क्या होता है, वो नर्वस सिस्टम वहां पे जो अगर बंद हो जाता है तो वो सेंसिटिविटी उसकी खत्म हो जाती है, सीधा का। तो इसमें ट्रीटमेंट में भी टाइम ज्यादा लगता है, 40 डेज, 45 डेज तक लग सकता है ना। तो ये फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न है। ये फोड़ा कब होता है, अगर हम लोग वेट बर्न है, वेट बर्न में बताता हूँ, है ना। ये देखो, ये देख के बता सकते हो कौन सा डिग्री का बर्न है ये थर्ड डिग्री बर्न। ये भी थर्ड डिग्री बर्न। ये फोर्थ डिग्री है। फोर्थ डिग्री में क्या होता है, आपका हड्डी तक जलना। जो 3 लेयर तो आपका बर्न होता ही होता है, ये बर्न होते होते
आपके मसल तक पहुंच जाता है, आपके बोन तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं 4 डिग्री। ये 9 डिग्री रूल क्या है? आप देखो आगे पीछे, फेस में सामने और पीछे दोनों तरफ जो है आपका 4.5% अगर बर्न किया है, या देखो हाथ में देखो 4.5 दोनों हाथ में, यानी 9% बर्न रूल बोलते हैं। ये समय क्या होता है, ये देखो 9% बर्न, है ना? तो ये तुरंत इसको फर्स्ट एड के साथ साथ इसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी, यानी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मैंडेटरी हो जाता है, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। तो कितना परसेंटेज जलने पर हमको तुरंत में एक्शन लेना चाहिए? तो डिपेंड करता है कि बर्न परसेंटेज शरीर में कितना है, लोकेशन कहाँ है उस बर्न का। और अगर 15% ज्यादा है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में रखें। 40% ज्यादा है तो वो सीवियर केस है। 75% है तो मोस्ट सीरियस पेशेंट है। फोफड़ा जिसको बोलते हैं, फोड़ा बोलते हैं, तो वो जो है भाप से जलता है जो, वो उसको फोड़ा या छाला पड़ जाता है। तो इसको ठंडा पानी से धोना चाहिए और बर्फ के कपड़े से लपेट के लगाएं। ये 20 मिनट तक 25 मिनट तक इसको रखना पड़ता है, तब जाके वो ठीक हो पाता है। एक जो घटना ऑब्जर्व होती है, अगर फायर का इंसिडेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है स्मोक। स्मोक क्या होता है? धुआं से जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो आदमी को पता नहीं चलता और वो बेहोश हो जाता है, और वो वहीं पर बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर जाता है, और वो बचने की कोशिश नहीं कर पाता है। और इससे क्या होता है, आपके जो श्वास नली है उसमें भी ब्लॉकेज आ जाता है, क्योंकि पूरा धुआं भर जाता है, और वो आदमी उस या तो ज्यादा श्वास नली बंद होने के चलते, या घबराहट में वो मर जाता है ना? तो जले हुए आदमी को ज्यादातर कोशिश करो कि खुला हवा में रखो, ताकि उसको जो बॉडी है, उसकी जो स्किन है, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन की मात्रा मिले। और डिग्री ऑफ बर्न को हमको मॉनिटर करना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। और जहां पे बर्न हो वहां पर वेट ड्रेसिंग, ये मार्केट में मिलता है, वेट ड्रेसिंग का सप्लाई करना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, तो कभी कोशिश नहीं करना चाहिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर। हमको सिर्फ मॉनिटर करना है कि इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो, उसको गाइडेंस हो। क्योंकि जब फर्स्ट एडर होता है वो ट्रेंड होता है इस मामले में, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो ये सिर्फ मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकेंड डिग्री बर्न है, ताकि उस ढंग से आप कम्युनिकेट कर सको, लोगों को बता सको, और उनके साथ कम्युनिकेट कर सको, है ना? फर्स्ट डिग्री में बर्न होगा तो आप ठंडा पानी से हाथ धो, जलन कम हो जाएगी। बर्नॉल लगा लो, उससे भी फर्क पड़ेगा। आप सेकेंडरी बर्न में फोड़ा हो जाएगा, और आपको पानी एंटीसेप्टिक या कोई ब्लिस्टर से भी आप कर सकते हो। थर्ड डिग्री बर्न जब होगा तो चादर से ढके, साधारण पानी से ना धोएं, डिस्टिल वाटर यूज प्रयोग में लाएं। अस्पताल लेते जाते समय अंग या हृदय लेवल के ऊपर रखें। खून का कम कम खून जले हुए अंग तक पहुंचेगा, ब्लड लॉस कम होगा। ब्रीदिंग का ख्याल रखो, अगर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो उसको सीपीआर देने की कोशिश करना चाहिए। सीपीआर फर्स्ट एडर ही देगा, और कोई नहीं दे सकता। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सीपीआर की जरूरत है तो सिर्फ फर्स्ट एडर देगा। नहीं, अगर आपने दिया, अपना ट्रेन नहीं हो, तो आप पर क्रिमिनल केस लग सकता है। अब आता है सवाल कि अगर आग लग गया है शरीर में, तो क्या मुझे दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए? नहीं, हमें क्या करना चाहिए, वहीं रुक जाना चाहिए, और गिरा के शरीर को रोल करना चाहिए, ताकि आग जो कपड़े में लगा हुआ है उसको इमिडिएटली बुझाया जा सके। अगर दूसरे आदमी को लगा है तो वो क्या करे, दूसरा आदमी, अगर आपको हेल्प करना है तो क्या करो, तुरंत कंबल से ढको और उसको जमीन पे गिरा दो, और उसको रोल करो। ठीक है? तो आप आग से बचा सकते हो या बचा सकते हो। तो फायर का मॉडल कैसे करें? तो
फायर मॉक ड्रिल करने से पहले वहाँ एग्जिट डोर होना चाहिए, इवेक्यूएशन प्लान होना चाहिए, कैसे निकलना है, क्या करना है, वो सारी चीजों को बताना चाहिए। फायर अलार्म का हुटर है, फायर अलार्म का हुटर अलग ढंग से साउंड करता है और उसका बीपिंग अलग साउंड करती है। तो वो उसको फायर हुटर पर ना बजाना चाहिए और वहां पे सिस्टमेटिक ढंग से। और जब इस एक्टिविटी को हम लोग पार्टिसिपेट करें तो ध्यान रखें कि जो भी उस मॉकड्रिल का पार्टिसिपेंट है सबको इसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि किसी तरह कंफ्यूजन या मिसकम्युनिकेशन नहीं हो। और जितने भी फायर इक्विपमेंट हैं उनको टाइम टू टाइम चेकअप करना चाहिए, मॉकड्रिल में यूज करना चाहिए, ताकि पता चले कि इक्विपमेंट काम करता है कि नहीं करता है। कपड़े में जो आग, अगर कोई आग लगा है तो आग 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 चलाना सिखाना चाहिए। मॉकड्रिल को सीरियसली लेना चाहिए और मॉकड्रिल करते समय किसी तरह का मजाक या मस्ती नहीं करना चाहिए। किसी को कोई क्वेश्चन? तो ये हम लोग ने मॉकड्रिल को समझा है। अगर आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन है या कोई मैं कोई चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो आप मुझे जरूर कम्युनिकेट करें और मुझसे पूछें। तो आपके साथ हम और भी शेयर करेंगे और इस क्लास को और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।